गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स बुक से यूनिट 3 का स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। इससे पहले हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ चुके हैं और इसके साथ हमने मास इफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन और हमने इसे ये पढ़ चुके हैं और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है वो किस प्रकार से होती है और कैसे उसका पता लगता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियाई स्टेबल होगा जिससे कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो न्यूक्लियाई क्या है या वो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। क्योंकि अगर कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है इसका मतलब कि उस न्यूक्लियस में या तो कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं या फिर वो आपस में ऐड हो रहे हैं, टुगेदर हो रहे हैं। तो इसी वजह से उसमें रेडिएशन या तो इमिट होगा या अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होगा अगर उसमें से एक रेडिएशन इमिट होगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियाई क्या है, स्टेबल है। यानी कि उसने अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड अच्छी तरह से कर रखा है, इस वजह से उसमें से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है, इसलिए वे क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई। तो यदि हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि वह न्यूक्लियाई स्टेबल होगा जिसमें से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता है। और यदि कोई रेडिएशन इमिट होता है तो वह एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस वह है जो कोई भी किसी भी प्रकार का रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है और रेडियो एक्टिव बनाता है। रेडियो एक्टिव बच्चों आप लोग जानते हो क्या होता है। रेडियो एक्टिव मतलब है कि किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का टूटना और उसके साथ कोई ना कोई रेडिएशन का निकलना, जैसे अल्फा कण निकले, बीटा कण निकले, गामा रेज निकले, ये क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस है नॉन रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि इसमें से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि वो उसमें से अल्फा कण, बीटा कण या गामा रेज उत्पन्न होती है। तो हमको समझ में आया स्टेबल न्यूक्लियस नॉन रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी आइसोटोप है वो स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ देखने मात्र से किसी भी न्यूक्लियस के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी हमारी हेल्प करता है किसी भी आइसोटोप की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर हमें किसी आइसोटोप की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है तो हमें उस आइसोटोप में, हम बोल सकते हैं उस न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन में अगर हम प्रोटॉन का भाग दें यानी कि n अपॉन जेड, जहाँ पर n है वो तो क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है और z क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए n अपॉन जेड का अगर हम मान ज्ञात करें तो उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उससे हम इसके न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी ज्ञात n अपॉन जेड के मान से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यदि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऑड हैं और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, ऑड है, इस प्रकार के जो न्यूक्लियस हैं वो जो पाए जाते हैं, वो इस प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या भी ऑड होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी ऑड होती है। और जो इस प्रकार के न्यूक्लियस हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, लीस्ट स्टेबल होते हैं ऐसे न्यूक्लियस। और यदि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ऑड है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इवन है, इस प्रकार के जो न्यूक्लियस हैं वो पाए जाते हैं 50 प्रकार के न्यूक्लियस इस प्रकार के होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या ऑड होती है, विषम होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या इवन, सम होती है। ये भी क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन इन वालों की तुलना में थोड़े अधिक स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है, अगर प्रोटॉन की संख्या इवन और ऑड की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ऑड होती है, तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पाए जाते हैं प्रकृति में 57 प्रकार के पाए जाते हैं, जहाँ पर सम संख्या में प्रोटॉन होते हैं और जिसके में
विषम संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये थोड़े अधिक मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन वे न्यूक्लियस जो जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है जो सम होती है, वो इस प्रकार के जो न्यूक्लियाई हैं वो 168 ऐसे न्यूक्लियाई जो स्टेबल हैं, और ये सबसे अधिक स्टेबल होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की ही संख्या क्या होती है, इवन होती है, सम होती है। तो यानी कि अगर कि हमें किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता करना है तो हम उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखेंगे। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही क्या होती है, इवन होती है, सम होती है, तो हम उनको मान सकते हैं कि वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हैं। और N/Z की सहायता से हम इनकी स्टेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ, यह ग्राफ है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर। किसी भी न्यूक्लियस की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी को देखा जा सकता है। यानी यदि N/Z इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर हो, यानी कि N बराबर क्या हो, Z हो, तो वो सबसे अधिक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये देखो, ये जो रेड लाइन है आपकी, ये N/Z को दर्शाती है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, या हम बोल सकते हैं इसके लिए N/Z इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो जिस भी न्यूक्लियस के लिए N/Z इक्वल टू 1 होता है वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल ये रेड लाइन वाला है जिसको हम NZ लाइन भी कहते हैं या सॉलिड लाइन भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलते, बल्कि ये जो ग्रीन और येलो डॉटेड है इसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं। जहाँ पर ग्रीन स्क्वायर स्टेबल न्यूक्लियस को बता रहे हैं और जो येलो स्क्वायर वो रेडियो एक्टिव स्टेबल या फिर हम बोल सकते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस को दर्शाते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियस जिसके लिए न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या का मान हमें ज्ञात हो तो हम उसकी स्टेबिलिटी को पता लगा सकते हैं कि वो कितना स्टेबल है। N/Z का मान इज इक्वल टू 1 है, वो उतना ही सबसे अधिक स्टेबल होता है। देखा गया जैसे जैसे न्यूट्रॉन नंबर का मान बढ़ता जा रहा है या प्रोटॉन नंबर का मान बढ़ता जा रहा है, स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऑल आइसोटोप्स यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर 83 से अधिक हैं, जिनके भी एटॉमिक नंबर 83 से अधिक हैं वो सभी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और देखो ग्राफ में भी दिख रहा है कि लगभग N/Z तक फिर भी लगभग बराबर जा रही है और उसके बाद इसका मान बहुत इनमें डिफरेंस अधिक है, यानी कि Z इक्वल टू ग्रेटर देन 80, यानी कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 के बाद के जितने भी न्यूक्लियस हैं वो मोस्टली क्या हैं, अनस्टेबल ही हैं। और यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है वो मैं पहले भी बता सकती हूँ, N/Z। जो सॉलिड लाइन है N/Z वो सबसे उस पर जो भी न्यूक्लियस होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। और वे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर दोनों ही क्या होते हैं, इवन होते हैं, नंबर होते हैं, वो सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। और कुछ इसके ये तो कुछ है, और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि क्या जिनके एक विशेष संख्या वाले न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, उन्हें बोलते हैं मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर वाले कौन कौन से होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ये जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 होती हैं, ये वाले न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इन्हें बोलते हैं मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि मैजिक नंबर क्या होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैजिक नंबर
मैजिक नंबर वे नंबर होते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेटली अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कोई फिक्स संख्या होती है जिन्हें मैजिक नंबर कहा गया है। इनको ये जो इस प्रकार जिन जिन भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इन मैजिक नंबर में से जो भी मैजिक नंबर की संख्या होती है वो न्यूक्लियाई जो क्या होता है वो स्टेबल होता है। और मोस्टली 7 प्रकार के मैजिक नंबर होते हैं जो है 2 यानी 2 प्रोटॉन की संख्या 2 हो या न्यूट्रॉन की, दोनों अलग अलग, जरूरी नहीं है दोनों सेम, दोनों अलग अलग अगर में से किसी की भी 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 में से संख्या हो तो वो जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होता है स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, या हम उसको बोलते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस होता है। क्योंकि इन संख्याओं वाले न्यूक्लियस क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं मैजिक नंबर कहते हैं। डबली मैजिक नंबर क्या होते हैं? डबली मैजिक नंबर तो होते हैं 2, 8, 16, 20, 50, 86, 128। और डबली मैजिक नंबर क्या होते हैं? डबली मैजिक नंबर वे होते हैं यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मैजिक नंबर में तो या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या सेपरेटली यानी कि दोनों के अलग अलग उनमें से संख्या में से हो तो वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है और प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है तो या दोनों मैजिक नंबर हो गए ना, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए क्या होते हैं वो डबली मैजिक नंबर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर होता है और प्रोटॉन भी। यदि दोनों मैजिक नंबर होते हैं तो वो क्या होते हैं डबली मैजिक नंबर, और वो सबसे स्टेबल होते हैं। वो जो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। मैजिक नंबर अगर डबली मैजिक नंबर है तो ये स्पेशली स्टेबल अगेंस्ट जगह के अगेंस्ट स्टेबल होते हैं। तो डबली मैजिक नंबर के आइसोटॉप कौन कौन से हैं? हीलियम 4, हीलियम 10, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40, कैल्शियम 48, निकल 48, निकल 56, निकल 78, टिन 100, टिन 132 और लेड 208। ये इस प्रकार के हैं जो कि डबली मैजिक नंबर दर्शाते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की ही जो संख्या है वो मैजिक नंबर होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं डबली मैजिक नंबर। इसके बाद भी जो फर्स्ट यानी कि हीलियम 4, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40 और लेड 208, ये 4 डबली मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई सबसे अधिक स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे अधिक होते हैं जो कौन कौन से होते हैं? हीलियम 4, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40 और लीड 208, ये सबसे अधिक स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी आइसोटॉप को किस प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम अगर हमें किस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और कौन से नहीं। स्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं वही रेडिएशन इमिट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि वो रेडिएशन इमिट नहीं करते इसलिए स्टेबल होते हैं, और वो रेडिएशन इमिट करते हैं इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। फिर भी बच्चों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और रेगुलरली अपने नोट्स बनाते रहिए, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।